हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि और आज का ये लेक्चर मेंस इन 300 टॉपिक्स का पार्ट है। मेंस इन 300 टॉपिक्स मेंस क्लासरूम कोर्स और जीएस मेंस टेस्ट सीरीज का भी पार्ट है। आज पढ़ेंगे हम एंटी डिफेक्शन लॉ। तो देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज़ में क्यों है? तो इस बार ये न्यूज़ में इसलिए नहीं है कि भाई इसका यूज़ हुआ है या मिस यूज़ हुआ है, बल्कि इसके सर्कमवेंशन के लिए न्यूज़ में है ये। तो एंटी डिफेक्शन लॉ एक बेसिकली एक वाद विवाद का मुद्दा बन गया है। तो इसमें क्या है कि आप रूल्स को तोड़ मरोड़ के और अपने सहूलियत के हिसाब से जब यूज़ करने लगते हो, तो एंटी डिफेक्शन लॉ अब आजकल उस तरीके का लॉ बन गया है। तो ये सर्कमवेंशन की वजह से अपनी न्यूज़ में है। अब इसका क्या हुआ है, देखो, मध्य प्रदेश और कर्नाटका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एंटी डिफेक्शन लॉ पे क्वेश्चंस रेज हुए हैं कि कितना सही है, कितना ठीक है, कितना गलत है और किस हिसाब से इसका मिसयूज या किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि ज्योतिराव सिंधिया जो है उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में थे। तो वहां से उन्होंने इस्तीफा देके और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बट बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ज्योतिराव सिंधिया के साथ साथ 22 और एमएलए ऐसे थे जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़ करके और बीजेपी ज्वाइन करने की बात। अब देखो, इस पर्टिकुलर केस में ये कहा जाता है, देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली ये कहता है कि कोई भी अगर एमएलए या एमपी जो है वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। बट ज्योतिराव सिंधिया के केस में अगर देखा जाए तो वो ना ही एमएलए है ना ही एमपी है, तो उनके ऊपर तो इस तरीके का केस कोई लागू ही नहीं होता। एंटी डिफेक्शन लॉ उन पे तो कुछ लगेगा ही नहीं, है ना। बट बाकी के जितने भी 22 लोग थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, वो उनमें से कोई एमएलए और एमपी वगैरह थे, तो उनके ऊपर जरूर सोचा जाएगा। बट इन्हीं सब लूप होल्स की वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो न्यूज में चलता रहता है। अब देखो, एक ऐसे ही इसलिए भी ये न्यूज में आता है कि स्पीकर को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई है एंटी डिफेक्शन लॉ में कि सारे डिसीजन जो है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड सब स्पीकर के हाथ में चले जाते हैं। तो एक मणिपुर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए, डिफेक्टिंग एमएलए थे, तो उनके डिस्क्वालिफिकेशन पे भी डिले होता गया। तो इसीलिए इसमें स्पीकर का रोल भी जो है वो क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई स्पीकर ही सोल डिसाइडिंग अथॉरिटी है, वही डिसाइड करेंगे ये क्या सही है क्या गलत है ना। तो इस वजह से कि आपको स्पीकर को इतनी पावर्स नहीं देनी चाहिए, तो इस वजह से भी ये न्यूज में था। अब थोड़ा सा डिटेल में इसको देखते हैं। देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू पास किया गया था पार्लियामेंट में, जिसके द्वारा 10th शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया था, जिससे ये हम इंश्योर करते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और पार्टी में डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहे, कि ये नहीं है कि आप बार बार पार्टीज अपनी बदले जा रहे हो। तो ये एक लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्स था आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स का। आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स बेसिकली ये थी कि एक पर्सन थे नेम्ड आयाराम। तो ये क्या कर रहे थे, इन्होंने एक ही दिन के अंदर अंदर क्या, एक एमएलए थे, एक ही दिन के अंदर अंदर 3 बार पार्टी अपनी बदल ली। तो इसलिए इनका नाम ऐसे रख दिया गया, आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इस वजह से इस तरीके की चीजें ना हो, इस तरीके की चीजें रोकने के लिए जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। अब प्रोविजंस क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ के, वो देख लेते हैं। देखो, कोई भी एमपी है या एमएलए है, उसको डिफेक्शन के ग्राउंड्स पर डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। ऑलराइट, अब देखो डिफेक्शन में क्या क्या आता है। डिफेक्शन में आ जाता है, सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि अगर एक पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द पार्टी खुद वॉलेंटरली अगर अपनी पार्टी छोड़ देता है, छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो रिजाइन कर दे, बट वॉलेंटरली गिव अप कर देता है अपनी पार्टी की मेंबरशिप। या जैसे कि अगर मान लो उसकी पार्टी का जो विप होता है, पार्टी का विप कौन होता है, जैसे क्लास मॉनिटर्स होते हैं ना, तो एक मॉनिटर काइंड ऑफ होता है पार्टी का, जो कि ये डिसाइड करता है, चेक करता है कि अच्छा सारे लोग आ गए हैं, कितने लोग प्रेजेंट हैं हमारी पार्टी के, कितने लोग एब्सेंट है, वो अटेंडेंस लेने का काम इसका होता है। और साथ में ये भी देखता है विप कि अगर एक पर्टिकुलर इशू पे कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो वो इशू पे हमने मान लो फेवर में वोट करना है, तो सभी लोगों ने फेवर में वोट किया है या नहीं। अगर किसी एक पर्सन ने एक पॉलिटिकल यही पार्टी का जो विप है उसके कहे अनुसार नहीं चला कोई पर्टिकुलर पर्सन और उसने अगेंस्ट में वोट कर दिया, तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे में आ जाएगा कि उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो एक ये भी होता है कि अगर आप डायरेक्टिव जो है अपनी पार्टी की लीडरशिप का वो फॉलो नहीं करते, डिसोबे करते हो उसको, कि कोई भी वोट करना होता है तो उसमें आप मुकर जाते हो कि मैं ऐसे वोट नहीं करूंगा जैसे पार्टी चाह रही है, तो उस केस में भी डिफेक्शन इंक्लूड करते हैं। तो एक वॉलंटरली गिव अप कर दिया ना एक तरीके से आपने पार्टी पे, तो ये भी इसके अंडर आ जाता है। तीसरी चीज आ जाती है, देखो, इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर। तो इसमें क्या होता है कि जब भी एक पर्टिकुलर पर्सन जो है पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है,
अब जब आप चुन के आए थे तो आप इंडिपेंडेंट थे। इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर जो है वो तब कब डिस्क्वालीफाई होगा, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी ज्वाइन कर लेगा तो उसको भी डिस्क्वालीफाई करना। अब कोई भी ऐसा नॉमिनेटेड मेंबर जिसको 6 महीने का टाइम दिया था कि भाई तुम अभी नॉमिनेटेड मेंबर हो, तुम्हारे पास ये 6 महीने का टाइम है, 6 महीने के अंदर अंदर तुम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो, पर ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाया, तो उस केस में क्या होगा कि 6 महीने के बाद अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हो तो उस केस में भी डिफेक्शन लागू होगा, क्योंकि आपको 6 महीने का ही टाइम दिया गया था, उससे ऊपर आप एक्सीड नहीं कर सकते। अब इस डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ एक्सेप्शंस भी बताए गए थे कि हर एक केस में ऐसा नहीं होता कि डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, कुछ एक्सेप्शंस भी लागू होंगे। एक्सेप्शंस क्या होते हैं? देखो, कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो गए, जैसे स्पीकर हो गए या चेयरमैन हो गए, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर सकते हैं। मान लो कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, ये कोई एमपी थे और इन्होंने स्पीकर बनने के बाद अपनी पार्टी से रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। अब जब ये स्पीकर बनने बंद हो गए कि अब इनकी स्पीकर की पोस्ट चली गई, तो इन्होंने पार्टी को वापस से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक केस बनता है जहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है ये सब चीजें कर सकता है और वो डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे में नहीं आएगा, तो उनको आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से। अब दूसरी चीज ये कही गई थी, तो यहाँ पर 2/3 मेंबर लिखा हुआ है। पहले इनिशियली क्या कहा गया था कि 1/3 मेंबर्स, अगर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के 1/3 मेंबर जो है वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उसको लीगल माना जाएगा, उसको इलीगल नहीं माना जाएगा। तो वो चीज जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे में नहीं आएगी, तो उस पर्टिकुलर केस में आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते अगर 1/3 मेंबर्स डिस्क्वालीफाई हो जाए तो। पर 1/3 मेंबर्स कितने होंगे? 10-15 मेंबर्स आप ले लो। 10-15 मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई अपना पार्टी चेंज करने में, आप तोड़ के किसी पॉलिटिकल पार्टी को और अपनी पॉलिटिकल पार्टी में लेने में बहुत बड़ी बात नहीं है 10-15 मेंबर्स के केस में। बट यहाँ पर क्या है, अब ये कह दिया कि 2/3 मेंबर्स जो है, इसीलिए इसको बढ़ा दिया गया संख्या को, क्योंकि बड़े स्तर पर अगर आपको पार्टी को तोड़ना हो और अपने पार्टी में बहुत सारे मेंबर्स लेने हो तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए संख्या बढ़ा करके 2/3 मेंबर्स कह दी गई कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर जो है वो डिफेक्ट कर जाते हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज हो जाते हैं तो वो पर्टिकुलर मर्जर जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे में नहीं आएगा, उस केस में आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, वो एंटी डिफेक्शन लॉ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज कही गई थी। अब 2/3 मेंबर्स के केस में क्या हो जाता है? 2/3 मेंबर्स मतलब कि देखो, अगर मान लो 120 मेंबर्स है टोटल, तो इसका अब 2/3 मेंबर्स आप ले लो, 80 मेंबर्स हो गए, है ना। तो इस तरीके से जो है आपको पार्टी को तोड़ना होगा, तो इतनी संख्या बढ़ जाती है। और 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है ये जो प्रोविजन था पॉलिटिकल पार्टीज को स्प्लिट करने का, ये रिवोक किया गया। अब इसके साथ कुछ इश्यूज हैं इन्वॉल्व, तो कौन कौन से इश्यूज है वो भी देख लेते हैं। देखो, जो इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर्स होते हैं, तो ये सब चीजें तो अब कम हो गई हैं कि एक एक लेजिस्लेटर जो है, या फिर अगर पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी एक एमएलए है या एमपी है, ये लोग अगर अपनी पार्टी छोड़ के और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, ये इस तरीके की चीजें जो है वो अब तो कम देखने को मिलती हैं। बट हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो अब रिटेल से होलसेल में हो गई है, और बड़े बड़े नंबर्स में पॉलिटिकल जो एमएलए और एमपी हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के लिए आगे आ रहे हैं। अब दूसरी चीज क्या है कि ये एक पहला इशू बनता है। दूसरा इशू क्या बन जाता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी में कुछ ऐसे लेजिस्लेटर्स होते हैं जिनको रिजाइन करने को कहा जाता है कि आप रिजाइन करो ताकि जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की वो रिड्यूस हो सके, जिस केस में जो है ऑपोजिशन का जो हॉलमार्क है वो क्रॉस करने के लिए काफी हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देती हूँ। देखो, अब ये पॉइंट समझने के लिए ना थोड़ा सा अब आपको मध्य प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की थोड़ा सा ना मैथ्स आप समझ लो, उसका फिर आपको समझ में आ जाएगी। अब क्या है, देखो, मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ जो है, टोटल स्ट्रेंथ इज 230। इसमें से 2 लोगों की डेथ हो गई है, तो टोटल कितनी बच गई है? अब स्ट्रेंथ 228 हो गई। 228 में से अब इसको अगर आप इसका मेजोरिटी निकालोगे 114 बचे, ठीक है। 114 ये स्ट्रेंथ जो है आपको चाहिए अगर आपको पार्टी बनानी है। तो क्या करती है सरकारें जो है वो लोगों को अपनी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में से लोगों को तोड़ती है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में से जितने भी लेजिस्लेटर्स होते हैं, जो बेसिकली जो एमपीज एमएलए होते हैं, उनको तोड़ते हैं ये लोग दूसरों की पार्टी तोड़ के, ताकि हम जो है पावर में आ जाए और पार्टी बना लें। तो किस तरीके से होता है ये देखो, 114 लोग हो गए, अभी 114 की मेजोरिटी इनको चाहिए। अब इनमें से क्या है, बीजेपी के पास ऑलरेडी कितनी स्ट्रेंथ है? 107।
और कांग्रेस के पास कितनी स्ट्रेंथ है? 92। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो 114 की स्ट्रेंथ है, अब इसमें 228 में से भी अगर आपने कांग्रेस के 22 एमएलए जो है आप ले गए, आपने तोड़वा दिए वो 22 एमएलए, तो इसमें क्या हो गया कि 228 में से भी आप माइनस कर दो 22 एमएलए, 206 एमएलए बचे आपके पास, ठीक है, 206 लोग मिले। अब इसका अगर आप मेजोरिटी निकालते हो 104 हो गए, ठीक है, 104। अब आपको जरूरत है मेजोरिटी की, तो बीजेपी के पास ऑलरेडी 107 तो है ना, तो इसलिए बीजेपी जो है वो पावर में आ जाएगी और अपनी पार्टी बनाकर पावर में और जीत जाएगी, और कांग्रेस जो है इस तरीके से हार जाएगी। तो ये सारी चीजें होती हैं जो पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं जीतने के पर्पज से। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ने किए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है हमेशा देखने को इस तरीके की चीजें जो है हमेशा देखने को मिलती। अब इस चीज को जो है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी लेजिस्लेटर्स होते हैं कि वो अपनी पार्टी ना बदल लें, अपनी बात ना बदल दें, तो इसलिए उनको एक रिजॉर्ट में लेके जाते हैं और वहां पर रखते हैं उनको, ठीक है। तो एक लेजिस्लेटर को रिजॉर्ट में लेके जाते हैं और जब तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता तब तक उनको वहीं पर ही रखा जाता है, तो इस चीज को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब तो काफी इसका चलन हो गया है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हर कोई करता ही है। अब इस सब चीजों से आप ये भी देख सकते हो कि एथिक्स जो है वो कितना कम हो रहा है, मतलब एथिक्स जो है पॉलिटिक्स में डिमिनिश होता जा रहा है। मतलब अपनी कुर्सी लेने के लिए, अपनी पार्टी को पावर में आने के लिए किसी भी हद तक ये लोग जा रहे हैं और कोई सारी हदें जो है वो पार करते रहे। किस तरीके से कि आपने राइज ऑफ अपॉर्चुनिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मध्य प्रदेश में ये सब चीजें तब हो रही हैं जब कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो ऑनगोइंग है अभी, तो उस पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशन में जो है वो आप गवर्नमेंट चेंज करने की बात कर रहे हो और इस तरीके की इश्यूज जो है वो अराइज हो रहे हैं। तो कितना ज्यादा एथिक्स जो है पॉलिटिक्स में वो डिमिनिश होते जा रहे हैं और अपॉर्चुनिज्म जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। अब ये ऑड टाइमिंग्स इन लोगों ने चूज की है, तो इस वजह से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास एक कैबिनेट भी नहीं है, कैबिनेट नहीं है तो कोई हेल्थ मिनिस्टर भी नहीं है, और अभी तो ऐसी सिचुएशन हो गई है कि इतना बड़ा मेजर हेल्थ क्राइसिस जो है वो चल रहा है और ऐसे केस में जो है आपके पास हेल्थ मिनिस्टर भी नहीं है। अब जितने भी लोग जो है वो उनको तोड़ दिया जाता है, जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं, लेजिस्लेटर्स होते हैं, उनको तोड़ तो दिया जाता है पर उनको वापस से बाई इलेक्शंस में उतारा जाता है, जिन्होंने पहले रिजाइन किया था उनको एज कैंडिडेट जो है उतारा जाता है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि कुछ ना कुछ जनता की भी गलती होती है काफी हद तक कि वो इस तरीके के लोगों को वापस से क्यों इलेक्ट करते हैं जिनके अंदर एथिक्स की इतनी कमी होती है, जो बार बार पॉलिटिकल पार्टीज चेंज करते रहते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हो जाते हैं जो ऐसे क्राइसिस के टाइम पर जो है वो टूट जाते हैं, अपनी पार्टी से अलग हो जाते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको जिताने के चक्कर में, ठीक है, इतने एथिक्स जो है उनमें कम रहते हैं। और ऐसे केस में क्या होता है कि अब वापस से जब बाई इलेक्शंस होते हैं वापस से वो करते हैं कैंडिडेट्स के तौर पर और री इलेक्ट भी हो जाते हैं। और इस तरीके की चीज कर्नाटका में भी देखी गई थी। तो कर्नाटका का भी एक केस हुआ था, वो बेसिकली क्या हुआ था मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। तो कर्नाटका में भी ऐसे ही हुआ था कि कुछ 15 एमएलए जो है उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की बात की थी, और उन्होंने जब अपना रेजिग्नेशन दिया था स्पीकर को, तो स्पीकर ने रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था स्पीकर ने। तो ये जो एमएलएज हैं ये बेसिकली फिर गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास और ये सब पूरा केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेशन जो है वो एक्सेप्ट कर दिया था। अब कोई टाइम फ्रेम भी प्रिस्क्राइब नहीं होता प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए कि कब तक वो डिसीजन लेंगे डिस्क्वालिफिकेशन पे, तो स्पीकर के पास बहुत ज्यादा पावर दे दी गई है कि कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कब तक स्पीकर डिसीजन लेंगे, या अपनी मनमर्जी है उनकी। इसकी वजह से वो जो है जो एक्चुअल पर्पस है लॉ का उसको भी डिफीट करते हैं, जैसे कि मणिपुर में हुआ कि आप एक पर्टिकुलर एमएलए जो है उसने डिफेक्ट किया हुआ है पर उस पर भी स्पीकर जो है वो डिसीजन लेने में देरी पे देरी करते जा रहे हैं, तो ये सब चीजें भी देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हुई थी क्योटो कोलोहान केस में 1993। इसमें क्या हुआ था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन होता है वो जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट में आता है। तो पहले क्या हुआ था कि जो भी स्पीकर डिसीजन ले लेगा वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं माना जाएगा, पर ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी क्योटो कोलोहान केस 1993 में। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये बोला गया था कि जो स्पीकर डिसीजन लेंगे उस डिसीजन के लिए आप जुडिशियल रिव्यू के लिए आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अगर आप उस डिसीजन से सहमत नहीं हो। तो किसी भी तरीके से अगर आपको लगता है कि वो डिसीजन गलत लिया हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो अब स्पीकर का डिसीजन जो है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आ जाता है। अब दूसरा स्कूल थॉट ये बेसिकली कहता है कि अगर आप एंटी डिफेक्शन लॉ को हटा देते हैं तो ये एक तरीके से ठीक होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लेजिस्लेटर की जो फ्रीडम है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। देखो मान लो अगर लेजिस्लेटर जो है उसकी पार्टी ने कुछ ऐसी चीजें कही, अब देखो हर मेंबर हर चीज से अग्री नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं आपके डिसएग्रीमेंट्स भी रहते हैं।
पर उस केस में क्या होता है, अपनी कॉन्शियंस को आप किल करते हो ना उस केस में, तो अपनी कॉन्शियंस को मार कर आप कितने हद तक आप आगे बढ़ सकते हो। तो ऐसे केसेस भी हो जाते हैं जहां पर एक लेजिस्लेटर जो है उसको लग रहा है कि हाँ इस ये वाले अगर मैं इस फेवर में वोट कर देता हूँ इस बिल के तो ये शायद गलत जा सकता है, तो उस केस में क्या करेगा लेजिस्लेटर, तो उसकी फ्रीडम तो रिस्ट्रिक्ट हो गई ना। अगर वो वोट नहीं करता, अगर वो अगेंस्ट में वोट कर देगा तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ का केस लग जाएगा, और अगर वो वोट कर देता है तो उसकी कॉन्शियस को उसको मारना पड़ेगा। तो ऐसे भी कुछ केसेस हो जाते हैं जिसमें वो डिस्क्वालीफाई होने का उसको डर बना रहता है और उससे उसकी फ्रीडम जो होती है लेजिस्लेटर की वो रिस्ट्रिक्ट होती रहती है, और ये पार्टी विप्स का एक स्लेव बन के रह जाता है लेजिस्लेटर। अब कर्नाटका के स्पीकर का डिसीजन और जुडिशरी का क्या व्यू था उस पर वो देख लेते हैं। रेजिग्नेशन देखो वो मेंशन नहीं किया हुआ है कि ग्राउंड फॉर डिफेक्शन के लिए। अगर एक पर्टिकुलर एमपी ने रिजाइन कर दिया है तो ये इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो रेजिग्नेशन एक ग्राउंड नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। बट कर्नाटका के जो स्पीकर हैं उन्होंने उन पर्टिकुलर एमपीज एमएलएज को डिस्क्वालीफाई जरूर कर दिया था रेस्ट ऑफ दी असेंबलीज टर्म के लिए। तो मतलब जितनी भी असेंबली की टर्म बाकी है तब तक के लिए स्पीकर ने कहा, कर्नाटका के स्पीकर ने, कि आपको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है और आप बाकी के जो बायपोल्स हैं उसको भी कंटेस्ट नहीं कर पाओगे। पर सुप्रीम कोर्ट के पास गए, फिर वो अपनी जजमेंट लेके कि हमें ये ठीक नहीं लग रहा बायपोल वाली चीज, और सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन तो एक्सेप्ट कर लिया कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आप बाकी की असेंबली की टर्म के लिए इनको डिस्क्वालीफाई कर रहे हो, बट बायपोल्स तो आप इनको कंटेस्ट करने दो, तो उसके लिए आप मत रोको इनको। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में क्या सिचुएशन आ रही है। मध्य प्रदेश में स्पीकर जो है उन्होंने एमएलए का जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट जरूर कर लिया है, तो इसलिए वो बाय इलेक्शंस भी कंटेस्ट कर सकते हैं। अब वे फॉरवर्ड इसमें से देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें ऐसी की जानी चाहिए जिससे आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो इसमें। दिनेश गोस्वामी कमेटी आई थी तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि विप जो है उसको बाइंड करने का जो पूरी डिसीजंस होने चाहिए वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से लेने चाहिए, कि इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो जितने भी लोग अगर वोट करते हैं तो उस तरीके से विप को बाइंड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी हेड है वो एक डिसीजन ले जा रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी कॉन्शियस को भी आपको बहुत बार किल करना पड़ता है। और ये सेम सजेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कियोटो गोलोहान केस में भी दिया था। दूसरी चीज आ जाती है कि जो कर्नाटका स्पीकर का डिसीजन था कि डिफेक्टेड मेंबर जो है उनको आगे के बाइपोल जो है वो कंटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, इट शुड बी इंस्टीट्यूशनलाइज, कि आप जो है 10 शेड्यूल को अमेंड करो और इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दो। इससे क्या होगा कि जितने भी ये सारे एमएलएज हैं वो डिफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा आप एक लीगली कर दो ना इस चीज को, कि भाई अगर आप ऐसे डिफेक्ट कर दोगे तो आपको नेक्स्ट बाइपोल जो है वो कंटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसी चीजें जो है वो आप लीगल कर दो, तब जाके एमएलए जो है वो रुकेंगे। अदरवाइज ये तो लूप होल्स ढूंढ ढांड के और अपने हिसाब से ये लोग कर लेंगे। अब लॉ को अमेंड किया जाना चाहिए कि टाइम ड्यूरेशन जो है वो स्पेसिफाई कर दे कि भाई अगर कोई एमएलए जो है वो डिफेक्ट कर जाता है तो स्पीकर को 10 दिन के अंदर अंदर डिसीजन लेना पड़ेगा, या 5 दिन के अंदर डिसीजन लेना पड़ेगा, या 1 महीने के अंदर डिसीजन लेना पड़ेगा। तो एक टाइम फ्रेम भी तो होना चाहिए ना। ऐसे नहीं है कि स्पीकर का जब मन आ रहा है वो तभी डिसीजन ले रहा है एमपी या एमएलए के लिए, वो इस तरीके से मतलब कर देना चाहिए, टाइम फ्रेम प्रॉपर होना चाहिए। सेकंड एआरसी रिपोर्ट आई थी, उसमें ये रिकमेंड किया था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का ये जो क्वेश्चन है, पूरा इशू है, उसको एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाना चाहिए, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए या गवर्नर हो गए, वो डिसाइड करें डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर्स, और इलेक्शन कमीशन से एडवाइस लेके कर ले। ठीक है, पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार देखा जाए तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी तो एक पार्टी का मेंबर ही होता है ना, तो वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट नहीं जाएगा। उसको पता है कि उसने अगले साल जो है अगर वो स्पीकर नहीं बनता है तो अपनी पार्टी में ही जाने वाला है वो वापस। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कैसे कुछ केसेस हो जाते हैं जिसमें सही चीज ये मानी जा रही है कि सेकेंड एआरसी रिपोर्ट ने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन जैसे मैटर जो है वो आप किसी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पे छोड़ दो, जैसे प्रेसिडेंट पे छोड़ दो या गवर्नर पे छोड़ दो, और इलेक्शन कमीशन को भी इन्वॉल्व कर लोगे, वो एडवाइस कर दें कि क्या किया जाना चाहिए, इस पर्टिकुलर पर्सन को डिस्क्वालीफाई करें या नहीं करें, इस तरीके से छोड़ दो। पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को आप उसमें इंक्लूड मत करो। 170th लॉ कमीशन आई थी 1999 की, उसने ये सजेस्ट किया था कि विप जो है अगेन इसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए, और उसने ये भी सजेस्ट किया था कि जो प्री पोल अलायंसेस हैं उनको पॉलिटिकल पार्टी की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, कि भाई एक बार पोल से पहले जो अलायंस बन गया वो बन गया। ठीक है, तो उसको पॉलिटिकल पार्टी अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ इस तरीके से आप ट्रीट कर सकते हो। कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि देखो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, हाउ एवर गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन मे बी, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. However bad a constitution may be, if those implementing it
आर गुड, इट विल प्रूव टू बी गुड। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़िया भी आपको दे दे बना के, पर जो भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लोग वो अगर अच्छे नहीं होंगे तो वो एनीवेज सारी चीजें जो है वो खराब ही होने वाली है। कॉन्स्टिट्यूशन के भी अच्छे होने का कोई फायदा नहीं है। और चाहे कॉन्स्टिट्यूशन आपको कितना बुरे से बुरा भी दे दें, पर अगर इसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे हैं तो वो पूरी चीज जो है वो अच्छी ही निकल के आएगी। बस ये सिंपल सा ये कहने का मतलब था। इसीलिए एथिकल पॉलिटिक्स जो है वही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बनकर आएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।